नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम यूपीएससी दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए क्वेश्चन है, संविधान के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास आप देखे होंगे तो उसका प्रश्न देखकर आपको पता चल गया होगा किस टाइप का प्रश्न आया है और किस टाइप का प्रश्न आने की संभावना है। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम संविधान के लगभग आपको कराएंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, प्रयाग शिक्षा चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए और अपने जितने भी दोस्त मित्र यार हैं सबको एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको इस महामैराथन, इस महायज्ञ का जो आह्वान किया गया है उसका सभी लोगों का लाभ मिले। और मैं एक बात बता दूंगा, उत्तर प्रदेश दरोगा अगर आप बन जाते हैं तो आप अपने आप को आईपीएस से कम मत समझिए, क्योंकि गाँव में, शहर में, कस्बों में दरोगाओं का क्या होता है, बड़ा दबदबा माना जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि वर्दी वाले दरोगा जी खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर पढ़ के 15 मार्च को जो एग्जाम होगा दरोगा का, और आप लोग भी उत्तर प्रदेश से आए और अपने माँ बाप का सपना क्या करेंगे, साकार करेंगे। दोस्तों, आइए इसी कड़ी में आज के दूसरे क्लास में हम जुड़ते हैं और दूसरे क्लास में देखते हैं संविधान के कौन से प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। अगर कह रहा है कि भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में पूछा सबसे सर्वोच्च कौन है, हमारे देश में सबसे सर्वोच्चता किसकी है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए है क्या है, उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है कि संविधान। तो भारत में सबसे सर्वोच्च किसे माना गया है, भारत में सबसे सर्वोच्च किसे माना गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। क्योंकि भारत में अगर मैं बात करूंगा तो भारत में 124 अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। अगर मैं बात करूंगा संविधान में 79, संविधान के अगर 79 अनुच्छेद में देखा जाएगा तो संसद की बात की गई है। लेकिन ये सब बातें किसके अंतर्गत की गई है, तो भारत में सबसे जो सर्वोच्च शक्ति की मैं बात करता हूं, सबसे सर्वोच्च है वो कौन होता है, देश का संविधान। तो भारत में देश के संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च माना जाता है। उसी संविधान के अंतर्गत आपको उच्च न्यायालय पढ़ने को मिलेगा, संसद पढ़ने को मिलेगा और प्रधानमंत्री भी पढ़ने को मिलता है। तो संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च शक्ति अगर किसी को प्रदान किया गया है तो वो संविधान है। क्या है, वो संविधान है। चलिए अगले मैं प्रश्न की बात करूं, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है, आप देखिए स्क्रीन पर 2 नंबर का क्या प्रश्न कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह उद्देश्य संकल्प, या इसी को हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, कि 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था या किसने रखा था। ऑप्शन ए है कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है कि एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है कि महात्मा गांधी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, ये कब रखा गया, तो मैं बता दूं कि आपको जो संविधान सभा की तीसरी बैठक जब हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं और उस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा कि हमारे देश के संविधान में हम एक समानता लाएंगे, एक समरसता लाएंगे, हम किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे, हमारा देश एक सुंदर देश बनेगा। ये तमाम जो कल्पना थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी, ध्यान रखिए डेट याद करिएगा, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा 1947 को पारित कर दिया गया। तो प्रश्न पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, तो आप कहेंगे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। और किसने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था, किस संकल्पना को किसने रखा था, तो इसका सही आंसर हो जाए ए फॉर एप्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, यही सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। कब, 13 दिसंबर
1946 को। अगर मैं बात करता हूँ एम एन राय की बात करता हूँ, एम एन राय जो थे इन्होंने 1939 में कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, हमारा संविधान होना होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि 1939 में एम एन राय ने संविधान सभा की या संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति में शामिल हैं। सरदार पटेल कौन है? तो मैंने बताया था अल्पसंख्यक या मौलिक अधिकार जो की समिति के अध्यक्ष बताया गया था या बनाया गया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और इस संविधान सभा का निर्माण जो है ये भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। तो 1922 की अगर मैं बात करूंगा तो 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य है? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये कौन नहीं थे? तो ये आपके महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, FR एप्पल। चलिए आइए अगले तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और आप देखे होंगे कि प्रश्न पूछा क्या है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, आप देखिएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? अगर आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो आपको 3 शब्द देखने को मिला होगा और ये कब जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी है कि 1951, ऑप्शन सी है कि 1976 और ऑप्शन डी है कि 1961। बताइए धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो मैं अभी बता दूं 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्या दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, उसी 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए, वो 3 शब्द कौन कौन हैं आप बताइएगा हमें, उस 3 शब्द कौन कौन है? मैं इतना क्लू दे दिया हूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, उसी शब्द में से एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे? सी फॉर कैट 1976। चलिए आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता, देखिए कानून के समक्ष समता की अवधारणा ली गई है, किस देश से ली गई ये पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है कि जापानी संविधान, ऑप्शन बी है कि फ्रांस संविधान, ऑप्शन बी है कि ब्रिटिश संविधान और ऑप्शन डी है कि यूएस की संविधान। दोस्तों तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस संवैधानिक विकास की अगर मैं बात करता हूं तो संवैधानिक स्रोत से प्रश्न पूछा है कि कानून के समक्ष समता की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जापान, ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्रांस, ऑप्शन सी है कि ब्रिटिश संविधान और ऑप्शन डी है कि यूएसए की संविधान। तो फटाफट आप लोग जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं एक बात बताऊं कि जापान की संविधान से क्या लिया गया था? तो आपातकाल की शक्ति, आपातकाल में, आपातकाल की जब बात करता हूं तो ये जापान की संविधान से लिया गया था, सॉरी आपातकाल नहीं, ये जापान की संविधान से नहीं लिया गया था, जर्मनी की संविधान से लिया गया था। लेकिन जब मैं फ्रांस की बात करता हूं, फ्रांस में क्या क्या लिया गया था? तो आपने देखा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो नारा थी, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो बात की गई थी ये कहां से ली गई थी? फ्रांस की संविधान से ली गई। लेकिन ब्रिटिश संविधान से कहा गया था कि कानून के समक्ष समता की अगर बात में करता है, अगर समता की बात करता है तो कौन सा देश से लिया गया था? कानून के समक्ष समता की अगर बात करेगा तो इसका सही हो जाएगा ब्रिटेन की संविधान से, ब्रिटिश की संविधान से। लेकिन वहीं यूएसए से क्या किया गया था? विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की अगर बात करेगा, विधियों के समान संरक्षण की बात करेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। लेकिन कानून के समक्ष समता यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा?
बराबर माना गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था हमारे देश के लिए? एकल नागरिकता की भाव लिया गया था। क्या? एकल नागरिकता। अगर आप पढ़ेंगे भाग 2 तो नागरिकता कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया था। एकल नागरिकता की अगर जो बात किया जाए, नागरिकता की अगर बात किया जाएगा तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? एकात्मक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है कि कठोर संविधान, ऑप्शन बी है कि एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन सी है कि संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकात्मक व्यवस्था की बात पूछ रहा है कि भारत की संविधान में कौन सी एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन ए देखिए, आप कठोर संविधान कह रहा है, ऑप्शन बी है कि एकीकृत न्यायपालिका कह रहा है, ऑप्शन सी है कि सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता कह रहा है, और ऑप्शन डी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताइएगा। देखिए, कठोर संविधान की एकात्मक व्यवस्था तो भारत में होगी नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी मिक्स वाला भारत का संविधान है। अगर मैं बात करता हूं, संविधान की सर्वोच्चता तो है, संविधान की अगर सर्वोच्चता है, लेकिन उस पर एकात्मक नहीं है, एकीकृत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। और स्वतंत्र न्यायपालिका तो है, लेकिन इसका सही सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सही सटीक उत्तर क्या हो सकता है? बी फॉर बॉल, इसका एकीकृत न्यायपालिका होगा। अर्थात इसको कह सकते हैं कि न्यायपालिका हमारा क्या है? स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? तो कार्यपालिका से। कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका से क्या कर दिया गया? उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। अर्थात हमारा न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र बॉडी है। ये किसी पे किसी का एकात्मक विषय अधिकार रखता है, यानी स्वयं को बात रखता है कि मैं जो कहूंगा वही सत्य है। ना तो उस पर कार्यपालिका का प्रभाव पड़ता है, ना तो विधायिका का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका सही हो जाएगा बी फॉर बॉल। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। प्रश्न संख्या इसका 6 है, और 6 नंबर का प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में समानता शब्द, ध्यान दीजिएगा, भारतीय शब्द में, भारतीय संविधान में समानता शब्द किससे संदर्भित करता है? अर्थात इक्वलिटी शब्द किससे संबंधित करता है? समानता का मतलब होता है समान भाव रखने वाला, सबको समान मानने वाला, ऊंच नीच के भेदभाव न करे, सबको इक्वल माने कि आप जैसे हैं वैसे मैं हूं। एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य से भेदभाव न करेगा, इसकी बात कर रहा है कि समानता शब्द का संदर्भित अर्थ क्या है, या वो किसके लिए डिपेंड करता है, वो किसकी बात करता है? ऑप्शन ए कि सामाजिक विशेषाधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, संघ का होना, ऑप्शन सी कह रहा है कि सामाजिक विशेषाधिकार का होना, ऑप्शन डी कह रहा है कि संघ का अभाव। तो बताइए समानता शब्द का क्या मतलब होता है? मैं अभी स्क्रीन पे बताया हूं। समानता शब्द मतलब होता है सबका समान, सबका भाव। क्या? सबका भाव हो, सब समान रूप से बांटे। तो समानता शब्द का संदर्भित अर्थ जब पूछा जाएगा तो आप एक शब्द में कहते हैं सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। जहां अभाव होता है वहीं समानता की बात की जाती है, जहां ऊंच नीच की बात होती है वहीं समानता की बात की जाती है, जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है वहीं समानता की बात की जाती है, कि जहां भेदभाव किया जाता है वही समानता की बात हमेशा आपसे की जाती है। तो ठीक है, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव होता है, उसी संदर्भ में समानता की बात की गई। संघ का होना नहीं होगा, सामाजिक विशेषाधिकार का होना ये भी नहीं होगा, और संघ का अभाव जो है ये नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में सही है? ऑप्शन देखिएगा क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि यह दुनिया के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये बात सत्य है, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? जिसमें अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, 22 भाग। अगर मैं बात करूंगा भाग के तो कितने भाग हैं? 22 भाग। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, इसलिए ये बात क्या है? सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संसद संविधान को
निरसित कर सकता है। तो भैया संसद के अधिकार में नहीं रखा गया है कि संविधान को निरसित करना, समाप्त करना। संविधान में बनाते समय ये विशेष ध्यान दिया गया कि संविधान में कुछ बातों को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूलतः संविधान को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी ये कह रहा है कि यह संविधान की सर्वोच्चता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। ये संविधान जो है हमारे संसदीय व्यवस्था को सर्वोच्च प्रदान करता है, यानी संसदात्मक व्यवस्था को स्थापित करता है। लेकिन कह रहा है कि संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं रखता। भैया रखता है। तो इसका ये भी क्या है, सही बात है कि संसदीय सर्वोच्चता तो प्रदान करता है, लेकिन संवैधानिक सर्वोच्चता भी प्रदान करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर सिर्फ अगर मैं पूछा जाए, आप कहेंगे ए होगा, तो इसमें सही आंसर कौन आ जाएगा, सी वाला, केवल एफ पर इसका सही है। ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो यूपीएसआई 2017 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। तो संविधान सभा जब आप पढ़ेंगे तो संविधान सभा पढ़ते समय आपको समितियां पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ेगी, समितियां पढ़नी पड़ेगी। उस समिति में बता दूं तो टोटल 22 समितियां थी। कितनी समितियां थी, टोटल 22 समितियां हैं। बट 22 समितियों में से मुख्य 8 समिति आपको पढ़नी होती है। मुख्य 8 समिति जो होती है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। 22 समिति आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन 8 समिति आपको पढ़ना होता है। उसी 8 समिति में से दिया गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की एक समिति में से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं आयोजित की गई थी, उसी का सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि संघ की शक्तियों का समिति, ऑप्शन बी है कि संचालन समिति, ऑप्शन सी है कि राज्यों की समिति, और ऑप्शन डी है कि संघ संविधान समिति। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए, ए, बी, सी, डी में क्या सही होगा। तो मैं बताऊं आपको कि ये 3 समिति की मैं बात करूं, इस संघ समिति, राज्य समिति और संघ समिति जो है, ये तीनों के अध्यक्ष जो थे, ये तीनों के अध्यक्ष जो हैं, इनके अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष नेहरू जी थे। क्या थे, नेहरू जी थे, नेहरू जी थे। लेकिन संचालन समिति की अगर मैं बात करूं, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, इन संचालन समिति के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हो, आप लोग बेहतर होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय करते हुए आप लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, और प्रश्नों को क्या करें आप लोग सॉल्व भी करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कहां हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी, दिल्ली में, बताइए। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, ऑप्शन ए है 26 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है कि 9 दिसंबर 1946, और ऑप्शन डी है कि 26 नवंबर 1946। बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी। अगर मैं बात करूंगा संविधान सभा की पहली बैठक की, अगर मैं बात करूं कहां हुई थी, कहां हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष की अगर मैं बात करूंगा तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, रुक जाए पेन।
सचिदा, आवाज सुनते रहे, सचिदानंद नंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका सी वाला हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जो संविधान सभा के बैठे थे। उस संविधान सभा में पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। चलिए 10 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं, 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि भारत, 10 नंबर का प्रश्न ये है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहली बार लाया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है कि राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी है कि एम.एन. राय। हमने पहली बार बताया था, आपको पढ़ाते समय बताया था कि पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं सबसे पहले मांग किसने किया था, तो ये 1895, ध्यान देगा, डेट याद करिएगा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी अपने केसरी पत्रिका में। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा 1922 में, अभी मैं बताया था 1922 में गांधी जी ने, 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का एक संविधान होगा जो भारतीयों के संविधान होगा, जो भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। फिर मैंने आगे अभी आपसे बता रहा था कि 1939 में अगर मैं बात करूं 1939 में सबसे पहले जो मांग किए थे, ये मांग किए थे एम.एन. राय, एम.एन. राय। तो इसमें कहा है कि भारत के लिए संविधान सभा के विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन सही इसका क्या हो जाएगा, ना तो तिलक दिए हैं ना तो गांधी है, तो इसमें किसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया एम.एन. राय का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. राय होगा, एम.एन. राय क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर का, और 11 नंबर का प्रश्न आपको देखकर आप बता सकते हैं क्या है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यहां पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, इसकी बात कर रहा है। और ये देखिए 2017 में प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। और देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान में, कह रहा है कि सभा में, संविधान सभा होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया, संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं था, नहीं था। ऑप्शन बी है कि अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। अब ध्यान से देखिएगा, आप जब संवैधानिक विकास जब पढ़ते हैं, संविधान की बात पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज स्पष्ट आता है। जब कैबिनेट मिशन आया था, जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने कहा था कि भारत में संविधान सभा का चुनाव होगा, मताधिकार होगा, लेकिन उसमें मताधिकार में वयस्क का बात नहीं किया गया था, वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई थी, वयस्क मताधिकार की बात नहीं किया गया था। इसलिए ये बात क्या है, इसमें ये नहीं बताया गया कि 18 साल का वोट देंगे कि 12 साल का दो, तो इसमें ये वाला क्या है, ये आपका भी ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो बी का, तो अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों और सिखों को एक विशेष प्रावधान दिया गया था। जब आप पढ़ते हैं, संविधान सभा पढ़ते हैं, जब निर्वाचन की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि इसमें एक मुस्लिम लीग के लिए सीट दी गई थी, इसमें सिखों के लिए भी सीट दिया गया था। तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक के लिए, मुसलमानों और सिखों के लिए एक विशेष प्रतिनिधित्व के लिए भी क्या किया गया था, सीट दी गई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी फॉर डॉग होगा। ये दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। ए वाला नहीं होगा, ये वाला देखे कह रहा है कि ए और बी दोनों नहीं है, नहीं, ए और बी दोनों सही हैं, दोनों बात सही किए गए थे। अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 12 की बात करता हूं, प्रश्न संख्या 12 ये कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से लिया गया है, कौन से जापान के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन ए है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, ऑप्शन बी है कि संविधान का संशोधन, ऑप्शन डी है कि विशेषाधिकार रीट। तो बताइए जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया भाई, पहले
अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो किस देश के लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। संविधान संशोधन के प्रारूप की मैं बात करूं कि किस देश के लिया गया है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन जो विधियों के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये जापान के देश से लिया गया है। किसके दोस्तों, ये जापान के देश से लिया गया है। अगर विशेषाधिकार के रिट की पूछूं, ये कितने प्रकार से भारत में रिट है दोस्तों, कितने प्रकार से भारत में रिट जारी किया जाता है भारत के संविधान में। अगर विशेषाधिकार रिट की बात करता हूं तो कितने प्रकार का रिट है, तो आप कहेंगे 5 प्रकार का रिट है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला 13 नंबर का प्रश्न है, आराम से आप लोग देखते रहिएगा। ये देखिए, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किस देश में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए या किया जाता है। ऑप्शन ए है कि याचिका, ऑप्शन बी है कि प्रपत्र, ऑप्शन सी है कि संविधान और ऑप्शन डी है कि विधेयक। अर्थात इसका कहने का मतलब है किसी लिखित बात की या किसी लिखित दस्तावेज के नियम को एक समूह मानता है, जो उस देश में रहने वाले लोग हैं उसे स्वीकार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि याचिका कहा रहा है, ऑप्शन बी है कि प्रपत्र, ऑप्शन सी है कि संविधान, ऑप्शन डी है कि विधेयक। आप लोग फटाफट बताइएगा किसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा संविधान। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि जिस देश में संविधान होगा, देखिए संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, संविधान होगा। याचिका क्या होता है, जब आप किसी मुद्दे पे या किसी बात को जानने के लिए जब कोर्ट में याची बनते हैं, क्या याची बनते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं पूछता हूं कि इस बात का जवाब दीजिए, तो उसी को याचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप किसी को रिट दे देते हैं या किसी पे सवाल पूछते हैं, उसको लिखित माध्यम से कोर्ट में जब हलफनामा देते हैं तो उसी को याचिका बोलते हैं। प्रपत्र क्या होता है, या पत्र किसी के द्वारा भेजते हैं। लेकिन संविधान उस देश का क्या होता है, सर्वोच्च लिखित नियमों का एक समूह होता है जिस पे सभी देश के नागरिक उसको मानते हैं। विधेयक क्या होता है, विधेयक जब किसी बात के लिए, जब किसी बात या जब किसी नियम के लिए किसी पत्र को लिखकर सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। जब विधेयक वो पास हो जाता है तो नियम कहता है। जैसे कोई कानून बनाना है, जैसे आपको 5 किलो राशन हमेशा मिलना चाहिए, उस 5 किलो राशन के लिए सरकार सदन में जाएगी, उसको विधेयक के रूप में लेकर जाएगा। जब विधेयक पारित हो जाता है तो नियम बन जाता है। ठीक है, आइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अब 14 की मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 14। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, बहुत स्लो हो जा रहा है। अब मैं प्रश्न संख्या 14 की बात करूंगा। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये किसके पे कहा गया है, ऑप्शन ए है कि एकात्मक पे कह रहा है, ऑप्शन बी है कि संसदीय पे कह रहा है, ऑप्शन सी है कि राजतंत्रीय व्यवस्था है, कि ऑप्शन डी है कि राष्ट्रपति। बताइए, भारत का संविधान सरकार संसदीय प्रणाली में एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। इसीलिए हमारे संसदीय व्यवस्था में ये बातें की गई है। इसीलिए राष्ट्रपति जो है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, अगली प्रश्न संख्या की मैं 15 की बात करूं तो 15 है कि संविधान दिवस को मनाया जाता है, अर्थात संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि 18 नवंबर, ऑप्शन बी है कि 26 जनवरी, ऑप्शन सी है कि 26 नवंबर, ऑप्शन डी है कि 15 अगस्त। दोस्तों आप लोग फटाफट बताइएगा, ये सबसे आसान प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को अगर मैं बात करूं, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम बता दें, इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कब, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का
समय लगा था, इसीलिए संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 16 नंबर के प्रश्न की बात करूं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐतिहासिक विशेषता नहीं है? भारत में कौन सी एक संविधान की ऐतिहासिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है कि द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन बी है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन सी है कि एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग बताइए इसका कौन सा विशेषता नहीं है? आपको बता सकते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये तो सही है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की जाती है, ये भी सही है। ये किस देश के लिए? तभी मैं बताया कि ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, हमने ये भी बताया कि ये भी सही है। कैसी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है? क्यों इसलिए न्यायिक व्यवस्था है कि इस पे कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए विशेषता नहीं है। लेकिन भारत में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें द्विसदनीय विधायिका नहीं है, द्विसदनीय विधायिका नहीं, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, 17 नंबर की, तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? भारत की जो विशेषता है, ये कौन सी विशेषता एक है? इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए कि निरंकुश सरकार, ऑप्शन बी है कि आश्रित, ऑप्शन सी है कि गैर धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी है कि संघ। बताइए संविधान की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो मैंने बताया था कि संविधान की एक विशेषता, भारत की संविधान में अगर देखा जाए तो भारत क्या है? एक संघवाद है, एक संघ की बात करता है। अर्थात कहता है कि भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र शासित प्रदेश क्या है? एक संघ, एक यूनियन के रूप में रहते हैं। ये संघ शब्द जो है, ये अवधारणा कहाँ से लाया गया? ये कनाडा की संविधान से लाया गया था। क्या था? कनाडा की संविधान से लाया गया। तो भारत की संविधान की अगर मैं बात करूं, प्रमुख विशेषता में से एक है, तो वो कैसी व्यवस्था है? वो संघवाद की विशेषता है, यूनियन की व्यवस्था है। ठीक है, आइए अगले बात करते हैं। 18 नंबर के प्रश्न की बात करता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं में नहीं है? बताइए संघीय विशेषताओं में नहीं है, अर्थात संघ की विशेषताओं में नहीं है। ऑप्शन ए है कि दोहरी सरकार, ऑप्शन बी है कि शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन डी है कि अलिखित अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन डी है कि लिखित संविधान। तो मैं एक बात करूंगा, लिखित संविधान जो है भारतीय की संघीय व्यवस्था में आता है, क्योंकि जब संविधान लिखा गया तो उसी संघ के लेकर लिखा गया कि हमारा संघ में 28 राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, देशी रियासतें होंगी, सभी मिलाकर हम क्या करेंगे? एक करेंगे। तो ये हमारे लिखित संविधान में दिया गया था। अगर मैं बात करूंगा संघ की व्यवस्था कि शक्तियों का विभाजन किया गया, कहा गया कि केंद्र स्तर पे सरकारें होंगी, राज्य स्तर पे सरकारें चलेंगी, और पंचायतों में भी क्या होगी? त्रिस्तरीय व्यवस्था करके पंचायतों का निर्माण किया गया। तो अर्थात शक्तियों का भी विभाजन कर दिया गया, अर्थात संघ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। दोहरी सरकारें आप देखते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, सरकारें क्या होती है, एक राज्य में होती है, केंद्र में होती है, सरकारें दो दो चलती है। केंद्र की व्यवस्था केंद्र की सरकार देखती है, राज्य की व्यवस्था राज्य की सरकार देखती है। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ये संघीय व्यवस्था न होकर, ये संघीय व्यवस्था न होकर कैसी व्यवस्था है? ये केंद्र की व्यवस्था है। क्या है? ये केंद्र की व्यवस्था है, यह एकात्मक व्यवस्था है। क्या है? एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था हो सकता है, इस पे केंद्र का अधिकार है, न कि राज्य का अधिकार है। तो संघीय व्यवस्था की जो विशेषता नहीं है, वो अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपकी प्रश्न की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, और इसका लेवल देखिए कितना स्टैंडर्ड है, और आप अच्छे से जब पढ़े रहेंगे तभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पूछा है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि संविधान सभा ने मई 1947 को भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता पुष्टि की। ऑप्शन बी है कि संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। ऑप्शन सी है कि संविधान सभा ने जनवरी 1948 में
राष्ट्रगान को अपनाया? ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन डी है कि संविधान सभा ने जनवरी 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर बताना है। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो संविधान सभा ने 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को पुष्टि नहीं की थी, ये नहीं होगा। संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था, ये क्या है, ये सही होगा। कब अपनाया था? तो 24 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी अंतिम बैठक में कहा गया था कि 24 जनवरी 1950 को हम लोग भारत के राष्ट्रगान को अपनाएं, भारत को राष्ट्रगान को अपनाएं, राष्ट्रगान को अपनाएं। और किसको अपनाएं? तो भारत में राष्ट्रपति पद को भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्रात्मक देश बन गया, एक गणतंत्र देश बन गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कब लिया गया था, तो कहेंगे 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाल। जो राष्ट्रगान है, देखिए अब सी वाला जो मैं पढ़ूं, सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रगान को आपको पता है कि कब अपना लिया गया था, तो 1950 में ही अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की बात करूं, डी फॉर डॉग जो है, ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये कब अपनाया गया था? तो ये अब आपका 22 जुलाई ये 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया था। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 20 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, संविधान सभा का 10वां सत्र, संविधान सभा का 10वां सत्र का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? अगर मैं बात बता दूं कि संविधान में कुल 14 बैठकों की आयोजन किया गया था, बैठकों का आयोजन किया गया था, लेकिन संविधान जो है हमारा 12वीं बैठक में बनकर तैयार हो जाएगा, बैठक में बनकर तैयार हो गया था, अर्थात 12वीं बैठक में बनकर तैयार हो गया। लेकिन आयोजन कितना कराया गया था कि 14 बैठकें होंगी, उस 14 बैठकों में हम लोग लंबे चर्चा करके संविधान को बना लेंगे। तो पूछ रहा है कि 10वां सत्र का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए है कि 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन बी कह रहा है कि 14 से 31 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी है कि 14 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक। और ऑप्शन डी है कि 16 मई से लेकर 16 जून 2049 तक। तो 10वां सत्र का आयोजन कब किया गया था, आपको बताना है। आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रश्न क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी प्रश्न दरोगा में क्या है दोस्तों, पूछा जा सकता है, और पूछने की संभावना 100% है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, 6 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित यानी हाथों के द्वारा लिखित गया था। ऑप्शन है कि कैलाश नाथ मकराल मुंशी, यानी इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के एम मुंशी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, के एम मुंशी आपको लिखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी कन्हैयालाल के एम मुंशी नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए है कि वसंत कुमार गंगाधर खेर। ऑप्शन सी है कि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ऑप्शन डी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बताइए किसके द्वारा संविधान को हाथों द्वारा लिखा गया? मैं शुद्ध कर दूं, हाथों द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी। क्या? प्रेम बिहारी दादा ने अपने हाथों से लिखित द्वारा संविधान की प्रतिलिपि को लिखे थे। किस भाषा में लिखा गया था संविधान? तो संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रश्न कभी कभी पूछता है किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण दादा ने लिखा। किस भाषा में लिखा? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या अगर 22 की मैं बात करूं, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मैंने बताया था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन 1 दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950,
जुलाई 1948। बताइए कब हुई थी? तो आपको पता है कब हुई थी? अभी मैं बार बार चर्चा इस चीज का किया हूं, तो आपको पहले ही बता दिया था कि 9 दिसंबर, क्या दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक क्या थी? हुई थी। क्या हुई थी? हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या जाए? ए फॉर एप्पल। 23 नंबर का प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत को संविधान सभा हस्ताक्षर किया था। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर करके दे दिया था, कब स्वीकार कर लिया गया? तो ऑप्शन ए कि 26 नवंबर 1948, ऑप्शन बी है कि 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है कि 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है कि 24 जनवरी 1952। बताइए कब किया गया था, कब हस्तांतरित किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 24 जनवरी को मैंने अभी बताया, 24 जनवरी को भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि भारत का अपना एक राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान की बात की गई, जो हम जनगण मनगण गाते हैं। कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हो गया? राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया, गणतंत्र को स्वीकार कर लिया और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जब संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया गया, कब किया गया? 24 नवंबर 1949 को। ठीक है, बन के तैयार हो गया। लेकिन जब अंतिम जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक में हस्ताक्षर में कितने सदस्य पूछेगा? आप कहेंगे 284 सदस्य क्या किए थे? उस पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा को बनकर जब तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 की अगर मैं बात करूं तो 16 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कहीं के 15 अनुच्छेद दिए रहते हैं, तुरंत लागू कर दिए गए थे। तुरंत क्या कर दिए गए थे? लागू कर दिए गए थे। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का कौन सा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए कि बी एन राव, ऑप्शन बी एक गोपाल कृष्ण अय्यर, ऑप्शन सी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है कि के एम मुंशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग फटाफट बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव, बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। गोपाल कृष्ण अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी जो थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? अर्थात संविधान सभा जब बन रहा था, कौन संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन ए कि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है कि जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए, इसका अभी मैं बताया हूं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी, महात्मा गांधी जो थे, ये संविधान सभा के निर्माण या संविधान सभा के व्यक्ति या संविधान सभा के सदस्य के रूप में हिस्सा नहीं लिए थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किए थे। अगर मैं बात करूंगा अंबेडकर की तरफ से बात करूंगा, जब अंबेडकर जी का चुनाव हुआ था, जब चुनाव हुआ था, तो अंबेडकर जी चुनाव जीत के आए थे पूर्वी बंगाल से। क्या पूर्वी बंगाल से चुनाव जीत के आए थे? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब पूर्वी बंगाल का बंटवारा हुआ, जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में पूर्वी बंगाल आ गया, तो अंबेडकर जी ने अपना सीट को क्या कर दिए? छोड़ दिए। और अंबेडकर जी दोबारा चुनाव लड़के आते हैं। अंबेडकर जी का चुनाव दोबारा होता है, और दोबारा कहां से होता है? तो ये पुणे से आते हैं। पुणे, पूना, या कभी कभी क्या दे देता है? बंबई दे देता है। बंबई उस समय था, मुंबई नहीं हुआ था, बंबई से आए थे। किसके स्थान पर चुनाव जीत के आए थे? तो यहाँ एम जयकर जो थे, एम जयकर, जयकर जयकर ने अपनी सीट को छोड़ी, और उस सीट को छोड़ने के बाद अंबेडकर ने चुनाव वहां से लड़ा। तो आप बंबई याद करिएगा, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है कि विजय पंडित लक्ष्मी, ऑप्शन डी है कि राजकुमारी अमृत कौर। बताइएगा स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? उस समय के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अबुल आजाद जो कलाम थे, ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे।
सरदार पटेल को बताइए क्या थे, यह गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे। पंडित विजय लक्ष्मी क्या थी, ये विदेश मंत्री थी, ये यूएनओ में थी, यूएनओ में काम करती थी। राजकुमारी अमृत कौर जो थी, ये क्या करती थी, ये विजय लक्ष्मी विदेश मंत्री नहीं थी, मतलब यूएनओ में एक काम करती थी, यूएनओ में इनका था। लेकिन राजकुमारी अमृत कौर जो थी, ये भारत की स्वतंत्र पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य की थी। 27 का है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैंने अभी बताया, ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है कि ऑप्शन ए है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है कि यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको शुरू में ही पढ़ाते समय बताया था कि एकल नागरिकता जो है और संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो मैंने बताया था कि ब्रिटेन से। ब्रिटेन से किससे लिया गया था दोस्तों? ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची की भाषा। किस भाषा से लिया जाएगा? कनाडा से क्या लिया गया था? कनाडा से लिया गया था संघ, संघ और यूनियन की बातें जो की गई, संघवाद की बात की गई, कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्तियां और महाभियोग की प्रक्रिया कहां से चलाई जाती है, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था? तो नागरिकता, नागरिकता और क्या लिया गया था? नागरिकता के साथ साथ क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, विधियों के समक्ष समानता की बात की करता है। कौन करता है? ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके करता है। अगला देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत को किस देश के संविधान ने अपनाया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सिद्धांत के बारे में किस देश से के संविधान से अपनाया गया? भारत ने किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है कि यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है कि फ्रांस, ऑप्शन सी है कि कनाडा, और ऑप्शन डी है कि आयरलैंड। बताइए, फटाफट बताइए। अभी मैं बताया आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से आपको डीपीएसपी दिया गया, डीपीएसपी, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो बात करने वाला देश है, वो कहाँ से लिया गया था? वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। किस देश से लिया गया था? फ्रांस के संविधान से लिया गया था। 29 है, 29 कह रहा है कि भारत के संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का ग्रहण किया गया है। अर्थात भारत में जो संविधान संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा पूछा जाएगा, तो क्या बताएंगे? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा, 368 के द्वारा भारतीय संविधान को संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है भारतीय संविधान को। लेकिन किस देश से प्रक्रिया को ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मैं अभी बताया तो आपको पिछले क्लास में। अगला 30 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया प्रावधान और उसके देश के संविधान जिससे वह लिया गया था, वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? कानून के शासन का विचार कहां से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से, सही बात है। मौलिक अधिकारों का चार्टर कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी सही बात है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूँ, किस देश के संविधान से? आयरिश, अर्थात इसी को आयरलैंड भी कहा जाता है, आयरलैंड भी कहा जाता है, आयरलैंड भी कहा जाता है। और ऑप्शन ए है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? अभी आपने पढ़ा कि भैया ये तो फ्रांस से लिया गया था, तो कनाडा का संविधान कहाँ से आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही सुमेलित नहीं होता है, डी फॉर डॉग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है। और एक प्रश्न और छूट रहा है इसका, 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, अर्थात यूएसएसआर से लिया गया है? ऑप्शन ए है कि मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कि पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है कि प्रस्तावना, और ऑप्शन डी है कि समवर्ती सूची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। पंचवर्षीय योजना जो है ये रूस से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। अब यूएसएसआर अब टूट गया है 15 भागों में, अब रूस इसका पार्ट हो गया है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बहुत आप लोग को अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप लोग इसी तरह अपनी तैयारी को और बेहतर करते होंगे। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। और प्रयाग शिक्षा नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च करके उससे जरूर जुड़िएगा। वहां पर आप PDF इसको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।